नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज आपके लिए उत्तराखंड समसामयिकी घटनाक्रम का अंक दूसरा लेके आए हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड समसामयिकी का पहला अंक अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रूर से देखें अगर आपने नहीं देखा अभी तक। तो हम आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड समसामयिकी घटनाक्रम का आज अंक दूसरे में। तो हमने इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर से बने रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो पहला हमारा टॉपिक है हरेला पर्व। हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया गया। हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया गया, ध्यान से सुनिएगा। हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया गया। कुमाऊं के 3 हरेला पर्व प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं के 3 हरेला पर्व प्रसिद्ध हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीनों का संकलन मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ। चैत मास के प्रथम दिन हरेला बोया जाता है। जो पहला हरेला बोया जाता है, अगर हम बात करें कुमाऊं के 3 हरेलों की हम बात कर रहे हैं, तो चैत मास के प्रथम दिन हरेला बोया जाता है तथा 9वें दिन काटा जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु आने का संकेत देता है। यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु आने का संकेत देता है जी, जो चैत मास का हरेला होता है। उसके बाद जो दूसरा हरेला हमारे कुमाऊं में बोया जाता है, वो आश्विन माह में नवरात्रि के दिन हरेला बोया जाता है। आश्विन माह में नवरात्रि के दिन हरेला बोया जाता है और दशहरे के दिन काटा जाता है। दशहरे के दिन काटा जाता है। यह शीत ऋतु आने का प्रतीक है। यह शीत ऋतु आने का प्रतीक है। हमारे उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे यूकेएसएससी या अन्य जो हमारे एग्जाम करा रहे हैं, उनकी प्रश्नों की प्रकृति लगातार बदलते जा रही है। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हमारे प्रत्येक क्षेत्र से रूबरू होना पड़ेगा, हर क्षेत्र का ज्ञान होना पड़ेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए भी ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह आश्विन माह में नवरात्रि के दिन हरेला बोया जाता है और दशहरे के दिन काटा जाता है। यह शीत ऋतु आने का प्रतीक है। उससे पहले ग्रीष्म ऋतु आने का प्रतीक था, जो चैत मास में बोया जा रहा था। जो हरेला आश्विन माह में जो बोया जा रहा है, वह शीत ऋतु आने का प्रतीक है। और जो हमने अभी हाल ही में हरेला पर्व मना रखा है 16 जुलाई को, ये ध्यान से सुनिएगा। ये तो तीसरा जो हमारा हरेला है, वर्ष में तीसरा हरेला, जो कि तीनों हरेलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रावण माह से 9 दिन पहले बोया जाता है और 10वें दिन काटा जाता है। यह वर्षा ऋतु आने का संकेत है। यह वर्षा ऋतु आने का संकेत है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो अभी हमने हरेला बोया था, अभी जो हमने हरेला काटा, वह श्रावण माह के 9 दिन पहले हमने बोया था और 10वें दिन काटा, और यह वर्षा ऋतु आने का संकेत देता है जी। अगर इसी से मिलता जुलता हमने एक प्रश्न आप लोगों के लिए कवर कर रखा है। उत्तराखंड के वन मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी हैं। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के वन मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। संभवतः आपने हरेला पर्व को समझ लिया होगा। कुमाऊं के 3 हरेले पर्व की बात करी होगी। जो एक चैत मास का हरेला होता है, एक आश्विन माह का हरेला होता है, और दूसरा जो श्रावण माह के 9 दिन पहले जो हरेला बोया जाता है, उसके बारे में हमने बात कर ली, जो हाल ही में हमने 16 जुलाई को मनाया था। अब आगे बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर, और हमारा दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 17 जुलाई शनिवार को बेटियों को महालक्ष्मी सुरक्षा कवच की योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में हुई, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है 17 जुलाई शनिवार को। इसका उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान से सुनिएगा कि प्रसवोपरांत माता व कन्या शिशु के पोषण के अतिरिक्त देखभाल और लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से शुरू करी गई है। जो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, यह लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। इसमें एक किट दी जाएगी, जिस प्रकार से इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे। इसमें कई चीज़ें इस किट में सम्मिलित हैं, जैसे बेडशीट, उसके अलावा इसमें तौलिए और बच्चों के अन्य जो चीज़ें होती हैं वो इनमें सम्मिलित हैं। तो ये जो किट की जो शुरुआत करी है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत, इसकी शुरुआत हो रखी है जी। तो ध्यान से सुनिएगा। अगला हमने इसमें मिलता हुआ प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारी महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा रेखा आर्या। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने इनकी शुरुआत करी है। तो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न जो कि
हमारे देश के संदर्भ में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत हो रखी है वो 22 जनवरी 2015 से हुई। 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई। ध्यान से सुनिएगा, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगर आपके लिए प्रश्न आता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। किसने शुरुआत करी है? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। और प्रश्न ये भी है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो मंत्री हैं वो माननीय रेखा आर्या जी हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि हम उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल हैं उसको आपको बताएंगे। उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल है उसको आपको बताएंगे। तो पहले बात करेंगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इनके पास अभी कौन कौन से जो पद हैं वो ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास वह मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, गृह, वित्त, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, सचिवालय, प्रशासन, औद्योगिक विकास यानी खनन, नागरिक उड्डयन एवं नियोजन, ये इनके पास प्रभार रहेगा जी। बंशीधर भगत जी हैं, इनके पास जो प्रभार है विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, शहरी विकास, आवास, उपभोक्ता मामले, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। जो आपको याद रखने हैं ना, जो महत्वपूर्ण है, मैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलूँगा, तो आप उनको ध्यान ध्यान से सुनिएगा कि जो बंशीधर भगत जी हैं उनके पास जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, विभाग तो बहुत हैं, सब आपके सम्मुख हैं। जो महत्वपूर्ण विभाग है वो ध्यान से सुनिएगा, शहरी विकास एवं आवास, शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं बंशीधर भगत जी। आगे बात करेंगे तो गणेश जोशी जी की से, तो गणेश जोशी जी के पास जो विभाग है वो सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग इनके पास है। तो आप याद रखिएगा, सैनिक कल्याण जो विभाग है वो माननीय गणेश जोशी जी के पास यह विभाग है। आगे बात करेंगे तो सतपाल महाराज जी के बारे में। तो सतपाल महाराज जी के बारे में बात करेंगे तो उनके पास सिंचाई एवं लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्व एवं पर्यटन और लोनिवी का जो मंत्रालय है वो सतपाल महाराज जी के पास है। यानी कि सतपाल महाराज जी के पास जो हमारा प्रभार है वो सिंचाई एवं लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्व एवं पर्यटन, लौनिवी। बार बार पूछा जाता है कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद ना हो तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी हैं जी। उसके बाद यशपाल आर्य की बात करते हैं। यशपाल आर्य की बात करेंगे तो यशपाल आर्य के पास कौन कौन से विभाग है देखिएगा, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन अधिकारी। तो बार बार पूछा जाता है समाज कल्याण और परिवहन मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर होगा यशपाल आर्य, आपका उत्तर होगा यशपाल आर्य। आगे अगर हम बात करें तो देखो सतपाल महाराज में जो मुख्य है वो पर्यटन मंत्री, इनसे पूछा जाता है। गणेश जोशी जी से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सैनिक कल्याण अधिकतर पूछा जाएगा। और बंशीधर भगत जी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या है, शहरी विकास और आवास मंत्री, इनसे पूछा जा सकता है। बाकी जो बचे हुए जो विभाग होते हैं ना वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अब धन सिंह रावत जी के बारे में देखेंगे, धन सिंह रावत जी के बारे में देखेंगे तो धन सिंह रावत जी के पास जो प्रभार है वो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, प्रोटोकॉल, ये धन सिंह जी के पास ये प्रभार है। तो जो अक्सर पूछे जाते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री पूछा जाता है, सहकारिता मंत्री पूछा जाता है, तो धन सिंह रावत जी हैं, याद रखिएगा। हरक सिंह रावत जी के बारे में देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि वो उनके पास वन एवं पर्यावरण प्रभार है, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष एवं आयुष शिक्षा और ऊर्जा का जो भार है वो हरक सिंह रावत जी के पास है। यानी कि हरक सिंह रावत जी के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है वो आपका वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, तो हरक सिंह रावत जी हैं जी। तो ध्यान रखिएगा इसमें। सुबोध उनियाल जी कृषि एवं कृषक कल्याण जो प्रभार है वो सुबोध उनियाल जी के पास है। तो कृषि मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो सुबोध उनियाल जी होंगे जी। रेखा आर्या के पास अभी हम बात कर चुके हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं। उसके अलावा पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन भी इनके पास ही है। यानी कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय पूछा जाता है, यहाँ पर रेखा आर्या जी हैं माननीय। अरविंद पांडे जी विद्यालय शिक्षा, बेसिक एवं माध्यमिक, खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा। देखो अरविंद पांडे जी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे विद्यालय शिक्षा के मंत्री पूछे जाते हैं, खेल मंत्री भी पूछा जाता है इनके लिए, और पंचायती राज मंत्री कौन है ये पूछा जाता है अरविंद पांडे जी से। स्वामी यतीश्वर
यतीश्वरानंद जी के पास जो विभाग है वो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ग्राम्य विकास, भाषा और पुनर्गठन का जो पदभार है वो स्वामी यतीश्वरानंद जी के पास है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार फटाफट इसको आपको रिवीजन कर देते हैं जो आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय किसके पास है। तो आपका उत्तर होगा माननीय पुष्कर धामी जी के पास। बंशीधर भगत जी से शहरी विकास मंत्री प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गणेश जोशी जी से सैनिक कल्याण का जो अभी जो भार है वो गणेश जोशी जी के पास है। सतपाल महाराज जी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यटन मंत्री से पूछे जाते हैं। यशपाल आर्या जी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके समाज कल्याण और परिवहन मंत्री से पूछे जाते हैं। धन सिंह रावत जी से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी, ध्यान से सुनिएगा, बिशन सिंह चुफाल जी से पेयजल जो मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं वो बिशन सिंह चुफाल हैं। उसके अलावा ग्रामीण निर्माण जनगणना का भी जो भार है वो बिशन सिंह चुफाल जी के पास ही है। हरक सिंह रावत से वन मंत्री कौन है पूछा जाता है तो हरक सिंह रावत। सुबोध उनियाल जी से कृषि मंत्री का प्रश्न पूछा जा सकता है। और रेखा आर्या से महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री। अरविंद पांडे जी से विद्यालय शिक्षा, खेल और पंचायती राज, ये तीनों प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी से आप जरूर से देखिएगा कि गन्ना विकास मंत्री कौन हैं तो स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, संभवतः आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न हमने ले रखा है अनाशक्ति आश्रम कहाँ स्थित है। तो अनाशक्ति आश्रम का कौशानी में है, जनपद बागेश्वर में यह पड़ता है। अनाशक्ति आश्रम के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जी। जब गांधी जी हमारे 1929 में जब इधर आए थे हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, तो उस समय जब कौशानी में रुके हुए थे तो उन्होंने यहाँ की जो प्रकृति को देखकर, हिमालय के दर्शन को देखकर यहाँ के बारे में गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना भव्य नज़ारा जो है हमें कौशानी से ही नज़र आता है, इसलिए कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जी। उसके अलावा हम कौशानी के बारे में बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मभूमि भी कौशानी ही है। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो जन्मभूमि है वो कौशानी है, तो आप इसे भी याद करेगा। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यह अनाशक्ति आश्रम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर अभी पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो यह आर्टिकल छपा हुआ था इसलिए आप लोगों के लिए लेकर रखा हूँ अनाशक्ति आश्रम जो कि कौशानी में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं एस एस संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। और ये उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव बने हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने हैं 17वें नंबर के। अगर हम उत्तराखंड कैडर के, यह 1988 बैच के IAS हैं 1988 के उत्तराखंड कैडर के, यानी कि एस संधू जो कि 17वें मुख्य सचिव हैं। अगर आपको पता हो, याद हो, तो इससे पहले हमारे जो मुख्य सचिव थे वो ओम प्रकाश थे। वह ओम प्रकाश इससे पहले हमारे मुख्य सचिव थे, अब उनको हटा दिया गया और जो नए हमारे मुख्य सचिव आ गए हैं वो एस संधू जी आ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, याद करेगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमने ले रखा है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं RS चौहान जी। RS चौहान जी की अगर हम पूरे इनका नाम कहें तो हमारे श्री जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान इनका पूरा नाम है। RS चौहान। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में स्थित है, ये भी आप याद करिएगा। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। और हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में RS चौहान जी हैं, रघुवेंद्र सिंह चौहान जी अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न रहेगा जो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी बन गए हैं। रक्षा राज्य मंत्री जो बन गए हैं वो श्री अजय भट्ट जी बन गए हैं। श्री अजय भट्ट जी नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से लोकसभा सदस्य हैं। अजय भट्ट जी नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से लोकसभा सदस्य हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 5 सीटें। उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 5 हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ने यह लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है। निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो के द्वारा कई बातें सीखने को मिली होंगी, आपने सीखी और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।